राधे राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भूगोल। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? भूगोल। और भूगोल का यह चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार होगा। इस चैप्टर से हम पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। सब कुछ परिवहन क्या है, जिला सड़कें क्या है, ग्रामीण सड़कें क्या है, एनएच क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, बता दिए हैं। और जहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों से क्वेश्चन उससे आए तो आप नहीं छोड़िएगा, है ना। तो अब अभी के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अन्य सड़कें से। यानी दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अन्य सड़कें से पढ़ेंगे। और अन्य सड़कों में आता है सीमांत सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और सारे कुछ सड़क जो हैं जो अन्य सड़क में आते हैं। तो इसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सीमांत सड़क क्या होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, एक्सप्रेसवे क्या होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे रेल मार्ग क्या है, रेल परिवहन क्या है, रेल है ना विभाग हम लोग की क्या क्या सुविधा दी है, ये भी पढ़ेंगे। पाइपलाइन मार्ग क्या है, पाइपलाइन मार्ग होता क्या है, सारे बिंदुओं पर चर्चा एक एक करके हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग है ना कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। और जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, यानी लगे कि हाँ मेरे लिए अच्छा है, तो उसको लिखना भी आप है ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अन्य सड़कें में आते हैं सीमांत सड़क किसे कहा जाता है। सीमांत तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि सीमा वाली, क्या सीमावर्ती, कैसी सीमावर्ती, स्पष्ट नहीं होता है। और आपको पता होगा, आप लोग हंसिएगा नहीं, वैसे ही हमको फिगर बनाने आता ही है। फिगर बनाने ठीक ढंग से नहीं आता है, लेकिन आप लोग हंसिएगा नहीं हंसेंगे, ध्यान देंगे। एक मिनट, थोड़ा गलती हो जाता है, एक मिनट। आप लोग हंसेंगे नहीं, कोई नहीं हंसेंगे। थोड़ी देर मान ली भारत है ही, मान सकते हैं नहीं, मान ली वैसे कोई हंसे नहीं, हम ध्यान देंगे। आपको हम बता दिए थे यहाँ पे कौन राजा है, यहाँ कौन राजा है, यहाँ कौन राजा है, यहाँ कौन राजा है, सारा बता थे ना। तो ये आरी जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुजरात है, क्या है गुजरात, तो यहाँ जो सड़क बनेगी उसको सीमांत सड़क कहेंगे। क्या कहेंगे? तो यहाँ जो सड़क बना तो इधर को भारत हुआ और जस्ट इधर कभी हुआ पाकिस्तान हुआ, तो एगो सीमा को जोड़ने वाली सड़क हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे सड़क को सीमावर्ती सड़क कहेंगे। इसको भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे सड़कों को सीमा है ना क्या कहा गया, सीमांत सड़क। क्या कहा गया? और ये सिर्फ सीमा है ना साइड में ही इसको बनाया जाता है। जैसे गुजरात हो गया, यहाँ पे राजस्थान है कि नहीं है, यहाँ पे गोवा है, और यहाँ पे ये सब है ना, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे बगल में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ जो सड़क बनेगा, इस सड़क को है ना क्या कहा गया, सीमांत सड़क। क्या कहा गया? सीमांत। बात समझ में नहीं है? अगर सबको समझ में, तो चलिए शुरू करते हैं। सीमांत सड़क किसे कहा जाता है? तो देश के सीमा पर रक्षा एवं विदेश व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क संगठन के द्वारा सड़कों को बनाया जाता है। यानी देश की सीमा पर रक्षा करें या विदेशी व्यापार के लिए भारतीयों को इधर से उधर जाना हो, इसके लिए इस सड़क को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम भारत में हैं तो हमको जाना है कहाँ, पाकिस्तान में व्यापार करने के लिए, तो अब हम उस समय में उस सड़क का उपयोग कर पाते हैं। और इसे कौन बनाता है, पता है कौन बनाता है? तो इसे BRO बनाता है।
BRO, इसको है ना BRO बनाता है, बॉर्डर है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसको इसी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी जो भी व्यक्ति सीमा के बगल में रहते हैं या कोई व्यक्ति जा पाता है तो इस सड़क का उपयोग कर पाता है। तो इसे क्या कहा गया? सीमांत सड़क। सीधा कहेंगे देश के सीमा पर रक्षा एवं विदेशी व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क संगठन के द्वारा सड़क को बनाया जाता है, जिसे सीमांत सड़क कहा जाता है ना। इसको BRO के द्वारा बनाया जाता है। किसको हो? कोई डाउट? अब आते हैं दोस्तों, उसी में कुछ आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ना। तो इसको एक हम मैप के जरिए देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहेंगे। तो इसको मैप के जरिए देखते हैं और देखिए फिर हम भारत का मैप बनाते हैं, भारत का नक्शा बनाते हैं। आप लोग केयर करेंगे है ना, ध्यान देंगे। चलिए मान लीजिए हम मान लीजिए कि भारत का नक्शा हो गया, आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो गया दोस्तों? भारत का नक्शा हो गया। हम आपको बता रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। कि पहले इसको नक्शा के द्वारा देख लेते हैं, उसके बाद में इस पर लिखा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कि यह 4 प्रमुख नगरों को जोड़ता है। 4 प्रमुख, 4 एक कथी दिया? दिल्ली का दिया है। तो मान लो कि दिल्ली यहाँ है ना, दिल्ली, मुंबई, और आपको पता है कि मुंबई यहाँ है, पता है कि नहीं पता है? वो मुंबई यहाँ है ना। हम एक दिन नक्शा बनाए थे मुंबई, कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल यहाँ है। उसके बाद में आ गया तुम्हारा चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे है। अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, हम ध्यान देंगे। बोलिए बना कि नहीं बना? मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पे दोस्तों क्या है? आपका कलकत्ता है। यहाँ मतलब इतना जल्दी दिल्ली नहीं होगा, मतलब दिल्ली यहाँ होगा, आप थोड़ा मैप पे देख लेंगे। यहाँ दिल्ली हुआ, यहाँ हो गया आपका चेन्नई, यहाँ हो गया कथी? मुंबई। तो देखिए मिलाने से एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना? तो इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। हम आपको बोर्ड पर बताते हैं, ठीक है ना, बोर्ड पर बताते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो हो गया ना। तो जैसे मान लीजिए बना कि नहीं बना? मतलब यहाँ पे इतना दिल्ली हो गया है ना, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। तो इस तरह यह स्वर्णिम चतुर्भुज, एक स्वर्ण क्या बन गया? एक चतुर्भुज। क्या बन गई? चतुर्भुज। तो चलिए इसको देखते हैं। तो लिखा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों, 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, यानी चारों जब जुड़ी नू, जब चारों जोड़ी एक दूसरे को, तो वो में 6 लेने वाली सड़क बनती। कितने लेने वाली? 6। और इसकी लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर है। 5846। यानी आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज कितने महानगरों को जोड़ती है? तो 4। पहला बोलेंगे दिल्ली, मुंबई, हाँ, 4 महानगरों को जोड़ती है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला है, हेलो दोस्तों ध्यान देंगे, अगला है पूरा पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा। अब गलियारा जानते हैं। अब गलियारा देखते हैं तो सबसे पहले फिर इसमें मैप बनाना होगा, फिर इसमें मैप बनाना होगा। तो चलिए फिर से हम उसी तरह का मैप बनाते हैं, आप लोग हंसेंगे नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम मैप बना दिए, एक मिनट, हो गया ना। तो क्या तो मान सकते हैं ना भारत का नक्शा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया। चलिए ध्यान देंगे, जा आप लोग गड़बड़े कर दिए, भगाइए दिए ना। चलिए हो गया ना। अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, इस पर गौर करेंगे सभी लोग, सभी लोग गौर करेंगे।
कह रहा है कि पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, तो कहिएगा पूरब पश्चिम में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर। ए बाबू कह रहा है पूरब में सिलचर यानी पूरब यानी यहाँ सिलचर है, अब पश्चिम में पोरबंदर। पोरबंदर आपको पता है गुजरात में, तो गुजरात में यहाँ है कि नहीं है, तो ई जोड़ दिया, ई क्या कर दिया, जोड़ दिया। पूरब में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर जोड़ दिया। और कह रहा है और उत्तर में श्रीनगर, उत्तर में तो ये श्रीनगर हुआ, और दक्षिण में कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी हुआ, इसको जोड़ दिया। इसको पूरब पश्चिम में उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। पूरब में सिलचर से और पश्चिम में पोरबंदर तक, उत्तर में श्रीनगर तक से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, या उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ती है। जोड़ने वाली सड़कों की निर्माण है ना, सड़कों की निर्माण, एक मिनट देखेंगे, थोड़ा मिटाना होगा इसको। अब हो गया ना, पूरब में सिलचर, पूरब में सिलचर हो गया ना, है ना, निर्माण करते की जारी है, ठीक है ना। पूरब में पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई, अब देखेंगे पूरब पश्चिम है ना था, तो इसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम जोड़ेगा तो 3640 किलोमीटर। एगो बनाए थे उत्तर से दक्षिण, तो इसकी कुल लंबाई 4016 यानी 4016 किलोमीटर है। यानी ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब पश्चिम, पूरब में कहाँ से है तो सिलचर, पश्चिम में पोरबंदर। अच्छा आपसे पूछा जाएगा उत्तर में दक्षिण में कन्याकुमारी, तब पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 3640 और दक्षिण से उत्तर की 4016 किलोमीटर कुल लंबाई है, यानी उत्तर गलियारा वाला लिखा जाएगा ना, कोई डाउट? ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए अब आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला है एक्सप्रेस वे। क्या है एक्सप्रेस वे? ना कहते हैं गाँव सुना है बहु बड़ा एक्सप्रेस बनल बड़ा, ले झाड़ लिए जाके। एक्सप्रेस का मतलब होता है बहुत तेज, इस पर गाड़ी बहुत तेज चलती है, अब बहुत तेज चलाने के लिए अलग से टोल टैक्स देना पड़ता है। एक्सप्रेस वे पर बहुत तेज गाड़ी चलती है, गाड़ी तो तेज चलवे करती है, तो उसको अलग से टोल टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। अल्प समय में यानी कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के उद्देश्य से है ना, इन रोडों को बनाया गया है। यानी गंतव्य स्थान पर जहाँ पहुंचना है, कम समय पहुंचना है, तो इस उद्देश्य से इस रास्तों को बनाया गया, यानी जल्दी जाने के लिए है ना, इस रोड को बनाया गया। किस रोड को? एक्सप्रेस वे। गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, बहुत तेज चलती है इस पर, तो सीधा लिखेंगे कि अल्प समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के उद्देश्य से बनने वाली इन सड़कों पर गाड़ियों की गति बहुत अधिक होती है। इन पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ता है। और यह कहाँ है तो मुंबई से थाने देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर राजमार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पहला यही एक्सप्रेसवे जो मुंबई से थाने है। देश में 10 बंदरगाह को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। 10 गो बंदरगाह है ना को जोड़ने वाले कितने हैं? 380 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों आपको इसमें अतिरिक्त जो भी अन्य सड़क थी इसके बारे में बता दिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं रेल मार्ग के बारे में। कहाँ चलते हैं? रेल मार्ग। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? पूरब से पश्चिम 3640 था, 4016। चलिए आगे देखते हैं। रेल मार्ग क्या है कहेगा? रेल मार्ग क्या है या है ना कहेगा कि रेल मार्ग को वर्णन करें या इसे आप क्या समझते हैं। तो बस आप जानते हैं ना, आप एकदम सही सोच रहे हैं।
आप एकदम सही सोच रहे हैं। कभी ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठिएगा ना तो छुक 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 चलती है ना। एक बार इतना स्पीड उसका बढ़ जाता है कि बहुत फास्ट हो जाती है ना। तो ऐसे स्थिति में है ना, ऐसे स्थिति में हम लोग ट्रेन पर आते तो बड़ी मजा आता है, खूब तेज चला रहा है। अल्लाह ने चाहता था आज यानी क्वेश्चन ड्राइवर बैठ गया ट्रेन में परे में, लवे लवे लुसुर लुसुर चला रहा है, गुस्सा बनता है। तो बस उसी रेल के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो आप जानते हैं, देखेंगे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे आपने देखा होगा, देखे ना, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको कहते हैं रेल। कभी कहते हैं रेल। इस पर जो गाड़ी चलता है उसे रेलगाड़ी क्या कहते हैं, यानी पटरिया को रेल कहते हैं, पटरिया को रेल कहते हैं, है ना। आप देखते हैं जब रेल हाँकते हैं, आप रेल पे बैठ जाते हैं तो आपको कैसा बहुत अच्छा फीलिंग करते हैं ना। तो बस हम लोग पढ़ने में वैसे ही अच्छा फीलिंग करेंगे। तो उसी रेल मार्ग के बारे में पढ़ना, गाड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है जी, इन्हें गाड़ी के बारे में, रेल यानी रास्ता के बारे में पढ़ना है, पटरिया के बारे में। रेल मतलब ट्रेन मत समझ लिया, पटरिया के बारे में पढ़े के बाटे हमने की, पटरी के बारे में कि पटरी है, पटरी कहाँ बिछावल गया, सबसे पहले कहाँ शुरू भेल, का बा का ना बा, एकरा बारे में जाने के बाटे। बात समझ में आयल नू। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस ट्रेन में बैठते हैं खूब मजा आता है, तेज चलता है, तो ये भी पता होना चाहिए भाई कि ये एकर निर्माण के कैलक, है ना, कब भेलक, इहो जानल जरूरी है आ कि नहीं है, जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है। यानी भारत में रेल का, है ना, जो प्रक्रिया है हो गया, यानी चालू किया गया 16 अप्रैल 1853 को। और सबसे पहले, है ना, 34 किलोमीटर की यात्रा मुंबई से थाने के बीच किया गया था। थाने एक जगह है, ये पुलिस स्टेशन मत समझ लिया आप लोग, थाने क्या है, जगह है। सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच, है ना, 34 किलोमीटर यात्रा के लिए इस रेलगाड़ी को इस पर चलाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इसके विकास पर ध्यान दिया। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब हमारे देश के जो भी माननीय नेतागण, मंत्रीगण जो लोग थे, इस रेल पर क्या किए, गहन अध्ययन किए, ध्यान दिए कि इसका भी विस्तार होना चाहिए। तो क्या विस्तार दिए, ध्यान देंगे। 1947 से 48 में रेल मार्ग की कुल लंबाई 54,000 किलोमीटर थी। कितना, 54,000। 1947 तक जब इसके बारे में ब्यौरा पता किया गया तो मात्र 54,000 किलोमीटर, है ना, रेल लाइन का विस्तार हुआ था। मात्र 54,000, कितना, 54,000, जो 2006 से 7 में बढ़कर 63,327 किलोमीटर हो गई। अब देखिए, 1947 से 48 में 54,000 था और 2006 से 7 में कितना हो गया, 63। इसका मतलब विकास हुआ है, आगे नहीं हुआ है, हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, आगे नहीं हुआ है। तो ऐसे हमारे रेल का प्रक्रिया फास्ट हुआ है। और आपको ही पता है, कुछ दिन पहले हम लोग डीजल वाला गाड़ी ट्रेन में चढ़ते थे, आज इलेक्ट्रिक वाला में चढ़ते हैं। हमारे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो हम लोग बैटरी वाला नहीं, और जो वो ट्रेन नहीं आया है, कौन ट्रेन का जाता है, जो मेट्रो होता है, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, उस पर भी हम लोग चढ़ेंगे। हम लोग बिहारी है, सब पर चढ़ेंगे, सही, सब पर चढ़ेंगे। तो ऐसे अगर कार्य आगे में बढ़ते रहे तो हमारे बिहार में क्या, देश के हर स्टेट में, है ना, रेल का काम और रेल मार्ग का काम बहुत तेज़ी से होगा और वह सुविधा हम तक पहुंच पाएगा। मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा।
तो वहीं लिखा गया है कि 2006 से 7 में यह 63,227 किलोमीटर हो गई। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल क्षेत्र को बांट दिया गया 16 जोन में। कितने बांट दिया? पहले कम था तो एक आदमी सामान ले रहा था, जब ज़्यादा हो गया तो जोन बांट दिया गया, है ना। क्या कर दिया गया? जोन बांट दिया गया, यानी अलग अलग कितने जोन में? 16 जोन में बांटा गया। 16 जोन में बांटा गया, ठीक है ना। कितने जोन में? 16 जोन में बांटा गया। यानी जब ये बड़ा हुआ, विस्तार हुआ, तो बांटने का काम शुरू किया गया। तो चलिए वह 16 भाग क्षेत्र में कौन कौन बांटा हुआ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ताकि याद रहेगा कि कहाँ कहाँ बांटा गया है। तो दोस्तों सबसे पहला दोस्तों है, पहला उत्तर रेलवे है। क्या है? उत्तर रेलवे। जो आप ट्रेन के बोगी पर इस तरह देखते हैं, लिखा रहता है उरे, यानी उत्तर रेलवे। क्या लिखा है? उत्तर रेलवे। और उत्तर रेलवे में बांटा गया और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। आप ट्रेनों पर हये हुए देखते हैं पूरे, अरे देखते हैं पूरे, यानी पूर्व रेलवे। क्या हो गया? फिर आपको मिलता है परे, पश्चिम रेलवे। क्या हो गया? और इसकी मुख्यालय है ना मुंबई। क्या हुई? आपको मिलता है दौरे। कभी मिलता है? दक्षिण रेलवे, यानी अब आप समझ जाएंगे नहीं। तो दक्षिण रेलवे को बांटा गया। 5वां में मध्य रेलवे बांटा गया। 6ठा में पूर्वोत्तर रेलवे बांटा गया। 7वां में पूर्व मध्य रेलवे बांटा गया, जो हाजीपुर में है। कहाँ है? हम लोग पूर्व मध्य रेलवे में आते हैं। कहाँ आते हैं? पूर्व मध्य। वो कहाँ है? हाजीपुर में। 8वां है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। 9वां है दक्षिण मध्य रेलवे। 10वां है दक्षिण पूर्व रेलवे। 11वां है पूर्वी तटवर्ती रेलवे। 12वां है उत्तर मध्य रेलवे। 13वां है उत्तर पश्चिम रेलवे। 14वां है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। 15वां है दक्षिण पश्चिम रेलवे। 16वां है दक्षिण मध्य रेलवे। अभी हम कहाँ से बोले हैं? तो आपके पास अगर BTC यानी बिहार सरकार का जो बुक दिया था, उस बुक में पेज नंबर 188 निकालेंगे, 188, तो उसी में सारा दिया गया है। यानी भूगोल के BTC भूगोल सरकारी किताब है, वो 188 नंबर पेज निकालेंगे तो उसमें दिया गया है। तो सुविधा के लिए भारतीय रेल क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 16 जोन। कोई दिक्कत? और जितने भी जोन बताए इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ देता है ऐसा ही कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। आप ट्रेन में देखते हैं ऐसे चकों पर लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ध्यान देख लेते हैं, भारे लिखा रहता है, यानी भारतीय रेल। भारे का मतलब भारतीय रेल। पूर्व मध्य रेलवे लिखा रहता है पूर्व मध्य रेलवे। हाजीपुर इसका मुख्यालय है। नहीं समझ में आया? अब समझ जाइएगा ना। चलिए पूरे दौरे समझ जाइए ना। दौरे का मतलब अच्छा पूमरे। चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं। भारतीय रेल परिवहन कई विशेषताओं से युक्त है। देखिए भारतीय रेल जो है कई विशेषताओं से क्या है? युक्त है। अब देखिए कैसे कैसे विशेषता इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे ए में, तो रंग बता लीजिए। 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच, 2 बड़े शहर एवं महानगरों के बीच तेज गति से चलने वाला ट्रेन लगाया गया। तो उस ट्रेन का नाम है ना शताब्दी एक्सप्रेस। क्या नाम है? शताब्दी एक्सप्रेस। 2 नगरों या शहरों या महानगरों के बीच चलने वाली जो ट्रेन रहेगी, बहुत तेज चलती है, उसे शताब्दी एक्सप्रेस क्या कहा गया? शताब्दी। दूसरा है छोटे शहरों को महानगरों के एवं बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, यानी छोटे शहर और महानगर को और बड़े शहर को जोड़ने के लिए इसमें जन शताब्दी एक्सप्रेस लाया गया। क्या लाया गया? जन शताब्दी। तो भाई सुविधा दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है ना। अगला देखते हैं। ट्रेन में दुर्घटना को रोकने के लिए इंजन में रक्षा कवच की व्यवस्था की गई। ये भी अच्छा बात है। सुविधा दी कि नहीं? घटना नहीं हो, दुर्घटना नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो, तो इंजन में सुरक्षा दे दिया गया।
तो ये भी अच्छा बात है। अगला, 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री का बीमा योजना शुरू की है। रेल यात्री की बीमा भी होती है। अगर आप ट्रेन में टिकट कटाए हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है और आप सही पाए जाते हैं तो भारत रेलवे आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट देती करती है कि नहीं है। अब मान लीजिए आप पहुँच कहीं जा रहे हैं, टिकट कटावे नहीं किए हैं, और दावा करें कि ना हमारा दुर्घटना घटा हमको लाभ दीजिए, तो कहेगा वो लाभ देते नहीं हम। आपको लाभ देगा हो। आगे देखते हैं, पूर्व राज्य में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक भी रेल मार्ग नहीं है। आपसे पूछा जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ एक भी रेल मार्ग नहीं। कहा जाएगा कि किसके पूर्वोत्तर राज्य में एक भी रेल मार्ग नहीं है? मेघालय के पूर्वोत्तर में। अगर देखते हैं, भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी, एशिया में और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। एशिया की सबसे 1 नंबर, अब विश्व की 3 नंबर रेल प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? विश्व की सबसे अधिक विद्युत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में ही चलती है। सबसे ज़्यादा विद्युत की यानी लाइन से चले वाला, कैसे चले वाला? बिजली से चले वाला। कैसे चले वाला? ट्रेन कहाँ है? रूस में। उसके बाद कहाँ है? भारत का है। बात समझ नहीं है? तो यही रेल मार्ग है। पूछेगा रेल मार्ग क्या है, लिखा जाएगा रेल मार्ग की जो विशेषता लिखा जाएगा ना। अब हम लोग आते हैं पाइपलाइन मार्ग क्या है। हाँ चलता है तो बहुत कम चलता है वहाँ पे। अब देखिए आपके सुविधा के लिए पाइपलाइन मार्ग को कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे। देखिए नहीं भाग कर जाए कहाँ। देखिए दोस्तों, कहाँ पूछे जाता है? नहीं भाग कर जाएगा भाई, रोकेंगे क्या भी चलना। ध्यान देंगे। आपको दिख रहा है ना पाइपलाइन? देखिए कैसे बिछाया गया है। देखिए यहाँ पे चाचा लोग व्यवस्था कर रहे हैं काट के। हाई चाचा बेल्डिंग कर रहे हैं, ये चाचा नक्शा बना रहे हैं, चाचा जेसीबी लेके खड़ा है क्या? ये चाचा है जो, देखिए ये चाचा है जो खरपतवार उखाड़ रहे हैं। अच्छा इस नक्शा में देखिए इन्हें कुछ चाचा लोग हैं जो मशीन लेके खड़ा है और पाइप को लगा रहे हैं, है कि नहीं है? तो इस सारा लोग काम कर रहा है लोग। यानी अब आपके घरे पहले गैस टंकी से आता था, तो टंकी को लाने के लिए एगो अलग से ऊपर है ना उसको व्यवस्था चाहिए, साधन चाहिए। तो उस साधन के लिए भी तेल चाहिए, समय चाहिए। लेकिन ये पाइपलाइन हो गई तो क्या कर आवश्यकता बा? एक बार रखेगा दिल्ली में, बिहार में 2 दिन के बाद पहुंच जाएगा। लीक कैसे कर दी बताओ पहले? लीक कैसे कर जाएगा? मान लीजिए उसके लिए आदमी की व्यवस्था नहीं रहेगा। आप देखते हैं, एक मिनट देखते हैं, जो बड़ा बड़ा टावर पर बिजली लेकर जाता है, बड़ा बड़ा पर हम और आप नहीं जानते हैं, लड़का हम और आप नहीं जानते हैं कि हाँ इसका आदमी कहाँ है, लेकिन उसका आदमी घूमते रहता है हमेशा। कौन कहाँ गिरा आपको हम बताते हैं। हमारे घर में जो बिजली जलता है, पंखा चलता है ना, हम लोग पता है कौन घूम रहा है ना, नहीं पता है, लेकिन उसका आदमी घूमते रहता है। तुरंत बिजली के तार कहीं टूटा, तुरंत वहाँ पहुँचता है, फिर सीधा करता, फिर चलना शुरू कर देता है। तो इसका आदमी नहीं घूमेगा। और इसमें ऐसा यंत्र नहीं लगा दिएगा कि कहीं लीकेज करेगा तो पता चल जाएगा 10 किलोमीटर एरिया में कि यहाँ लीकेज कर रहा है। बोलिए, तो सारा सरकार ऐसा थोड़ा करेगी। सरकार को तो ये डर है कहीं हम कौन ठीक है, कहीं हम पाइप लगवा देते हैं आ कहीं रंजन कहीं आए आ कहीं लीकेज चला जाए। पुष्पेश कहीं करेगा कि भाई सब कुछ सब कर रहा है, रोको तो नहीं अपना घर में लगले कनेक्शन कर लेते, चुपे चुपे नीचे बोलिए। तो ऐसे नहीं हो और सबको सुविधा मिले हो। सरकार इसके लिए नहीं सोचेगी, सब सोची होगी।
आप जानते थे ए लड़का, हम लोग के यहाँ बिजली पहले आता था फिर सीधे तार होता था। हम लोग क्या करते थे, जब इंक्वायरी आता था तो हटा लेते थे, और जब चले फिर लगा देते थे। तो बिजली विभाग को बहुत ज़्यादा घाटा लगा। कह रहे गाँव में जा रहा है तो 5 गो के पास पोले के पास तारे है, हम यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं तो बहुत लोड में चल रहा है, और जा रहा है तो 5 गो भेटा रहा है, लोड हो रहा है कहाँ। तब उसको बिजली विभाग को लगा था कोनो चोरी करो ताटे, कहते रहो तो चोरी करा लोग कितना करवा, बस वो कवर वाला तार लगा दिए। अब बोलिए चोरी कीजिएगा आप, छिलाइए जाएगा ना। अगर आ गया अगर आपके द्वार के सामने छिला हुआ है, अच्छा तू ये चोरी कर रहा है। अगर छिला, अच्छा सुनिए, मान लीजिए आपके घर में तो नहीं घुस सकता है, तारों समेट कर रख लिए, उसको शौक हो गया कि भाई यहाँ चेक करे के बा, तो उतना दूर तारवा खोल कर चेक करेगा कहीं कटाल उटाल तो नहीं खे। अब पता लगी कटाल बा तो कहीं दोनों घर के सामने चेक करते दोनों, तो उन्होंने जाकर चेक करेगा, इधर आकर चेक करेगा, है ना। उधर चेक उधर चेक करेगा। अब देखिए अगर आपके द्वार के सामने छिला हुआ है लड़का, तो आपके घर में घुसेगा तो बॉल पंखा मिलेगा नहीं मिलेगा? अधिकारी महोदय कहेंगे बबू है कहाँ से चलावा तारा, तेरा घर में लाइन है तो तू कब ना जनरेटर से चलाई ले, तो रोज चलावला ना है के छिल्ले बा। अब 2-4 डंडा पड़ी तो कहेगा बगल वाला छिल रहा तो हम जरावत रहनी। तो अपना सुविधा है कि नहीं उसके पास, तो उसी तरह पाइपलाइन में भी सुविधा होगा। ऐसा थोड़े है कि सुविधा नहीं होगा, सारा सुविधा होगा। तो अब पाइपलाइन के बारे में समझ गया ना, समझ गए। तो इससे क्या फ़ायदा है, तो इससे बहुत फ़ायदा है। एक तो समय का बचत होगा, जो हम ढोएंगे एलपीजी और तेल, तो उसको ढोने में जो गाड़ी का खर्चा है वो तो बचेगा, एगो लेबर बचेगा। बरसात हो कुछ हो ट्रक के उल्टे पलटे के डर तो ना रही, बरसात हो कतनो बरसात होता टे कतनो कुछ होता टे, रेलवे गुमटी जाम बा, तो ऐसा कोई थोड़ा है, सुविधा हमको मिल रहा है। अब देखिए अब ट्रक पर एलपीजी गैस आए और रेलवे गुमटी पर अगर रुक जाए तो आपको जल्दी मिलेगा वो, लेकिन इससे मिलेगा। तब पाइपलाइन से बहुत कहेगा, पाइपलाइन से क्या आपको लाभ है, तब पाइपलाइन से बहुत लाभ है। पहला समय की बचत होगी, दूसरा कम खर्च आएगा, तीसरा है ना कि सुविधा आसानी से मिल पाएगा, चौथा है ना हमें किसी कार्य में बाधा नहीं मिलेगी। होगा आपके घर में गैस चला जाता है तो कहते टंकी वाला तो गैस भरेंगे, रातों में खाना मिलता है नहीं मिलता है, तो ये सारा सुविधा ना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग सभी लोग। तो ध्यान देंगे, तरल पदार्थों में गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन की सर्वाधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षा साधन है ना। कहा गया है कि तरल पदार्थ यानी लसर वाला चीज कौन सा, और गैस की लंबी दूरी के लिए यह सबसे सरल साधन है, सुगम है कि नहीं है वो। पाइपलाइन परिवहन की ऊर्जा से परिवहन में ऊर्जा की बचत होती है, इससे समय की बचत होती है तथा इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। गलत कि सही? यानी कहेगा पाइपलाइन क्या है, तो कहिएगा तरल पदार्थों में गैस की लंबी दूरियों को परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का सर्वाधिक सुविधाजनक एवं सक्षम साधन है। इससे समय की बचत होती है और है ना प्रदूषण नहीं होता है, और साथ में है ना ऊर्जा की भी बचत होती है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब पढ़ लेते हैं, है ना बचत होती है। इसी में दिया है पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी भागों, यहाँ तक कि समुद्र के नीचे होकर भी परिवहन किया जाना संभव है। अब पाइपलाइन होगा तो जैसे मान लीजिए मरुस्थल मिल गया तो वहाँ ट्रक नहीं जाएगा लेकिन पाइप तो चला जाएगा। पहाड़ मिल गया, ट्रक नहीं जाएगा, पाइप तो चला जाएगा। तो ये सारी सुविधा पाइपलाइन में मतलब दिक्कत नहीं होता है, रुकावट नहीं होता है, एकदम आपको सुविधा मिलने वाला है। तो इनसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आपको गैस चाहिए, क्या चाहिए? गैस। तो अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और आप गैस का
कनेक्शन यहाँ पे है। तो यहाँ से आप मोटरसाइकिल से चल दिए यहाँ जाने लेने के लिए, तो इतना पेट्रोल जरा कि नहीं जरा। अगर यहाँ से पाइप लगा दिए रहते हैं तो क्या पेट्रोल ऊर्जा समाप्त होता है? तो ये तो ऊर्जा मोटरसाइकिल में बच गया, तो ऊर्जा की बचत हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कैसे हो रहा है, देख रहा ना। अरे देखिए चश्मा में बिल्डिंग कर रहे हैं चाचा जी, ठीक से। अब भारत में पाइपलाइन कहाँ पढ़ेंगे? भारत में पाइपलाइन। तो देखिए भारत में पाइपलाइन के भविष्य, भारत में पाइपलाइन के भविष्य मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के उद्योग पर निर्भर है। गलत कि सही? भविष्य में आने वाला दिन में तेल और प्राकृतिक गैस यह पाइपलाइन पर ही निर्भर है। यानी आने वाले दिन में हमको पाइपलाइन से ही सुविधा मिलेगा ना मिलेगा। देश में कच्चे तेल के उत्पादन क्षेत्र शोधशालाओं से, मतलब कहा गया है देश में कच्चा तेल के उत्पादन से, कच्चा तेल के शोधशाला तक, यानी जहाँ उसको शोध किया जाए, कच्चा तेल निकल के जगह शोध किया जाए वहाँ तक। और फिर कह रहा है शोधशाला से तेल उत्पादक को बाजार तक, यानी कहा गया है कच्चा तेल जहाँ से निकलेगा वहाँ से लेके शोधशाला तक, और फिर शोधशाला से लेके बाजार तक, इस सब में है ना पाइपलाइन का ही व्यवस्था किया जाएगा, और यह पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। यानी कच्चा तेल से शोधशाला तक पाइपलाइन के ही द्वारा जाएगा, और फिर शोधशाला में जब शोध हो गया उसका तो बाजार तक पाइप के ही द्वारा जाएगा। लिखा जाएगा ना सब? कौन रो रहा है? अच्छा ध्यान देंगे। यहाँ कुछ गलती करा गया। कच्चे तेल से कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद एलपीजी गैस, मोटर गैसोलीन, वायु और वायु हाई तेल स्पीड डीजल, कहा गया है कच्चा तेल से। कच्चा तेल निकालिए अंदर से, आपको पता है। तो जब कच्चा तेल निकालेंगे तो उससे केरोसिन निकलेगा, डीजल निकलेगा, स्नेहक निकलेगा। तो ये सारा का सारा अलग अलग भेज जाता है। तो इस सब को अलग अलग भेजने का जरिया पाइपलाइन ही है ना, समझ में आया हो? यानी पाइप लगा हुआ है, यहाँ पाइप लगा हुआ है, कच्चा तेल निकाल लिए, इधर डीजल जा रहा है, इधर पेट्रोल जा रहा है, इधर जा रहा है केरोसिन तेल जा रहा है, इधर स्नेहक जा रहा है। तो एगो आदमी यहाँ लग बैठल है, लड़का बैठल है और जरूर भेज रहा है। तो बोलिए साधन हुआ कि नहीं हुआ? कोनो प्रेशर है? तो कच्चा तेल से जो भी निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक, ये सबको अलग अलग किसके द्वारा भेजता है? पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। पाइपलाइन की सहायता से एक स्थान दूसरे तक भेजता है। 1985 में पाइपलाइन कुल विस्तार 6535 किलोमीटर, कितना? 6535, और 2004 में 18,546 किलोमीटर हो गया। 2004 में कितना था? 6535, और 2004 में 18,000 हो गया। 2004 में हमको तो लगता है कि 2023 चल रहा है तो ये 18 लाख ना कहीं हो गया हो। सही भाई, एक अनुमान है। जब आपका किताब अपडेट होगा तब उसमें नया चीज़ आ जाएगा कि कितना दूर में है ना पाइपलाइन का विस्तार किया गया। कोई दिक्कत आए? आप देखें कि देखें, एगो पाइप बिछाता है रोडवा में, जाते हैं तो पिपले जाते हैं, देखिएगा। अब दोस्तों देखते हैं पाइपलाइन का वितरण। तो पाइपलाइन का वितरण भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? तो दो। कितने भाग में बांटा गया? दो। तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन और गैस। अब दोस्तों अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग वायु मार्ग क्या है, वायु मार्ग के वितरण, इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।